बागाती कृषि के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। भारत में बागाती कृषि के रूप में चाय है, कौवा है, कॉफी जिसको बोलते हैं, तंबाकू है, जो बागान के रूप में लगाई जाती है। तो अपना जो नेक्स्ट एग्रीकल्चर से संबंधित जो टॉपिक चल रहा था उसमें भारत में बागाती कृषि में चाय, कहुआ, कोको, तंबाकू एवं मसालों की कृषि को सम्मिलित किया जाता है। और इनमें चाय वर्तमान में जो विशेष करके जो वर्तमान में चाय है वो एक सामान्य जो पेय के रूप में प्रचलित हो चुका है। और जबकि कहुआ, कॉफी जिसको बोलते हैं, कहुआ और तंबाकू कम लोगों द्वारा उपयोग में लिया जाता है। इन फसलों का भारत में विशेष महत्व है और विशेष स्थान भी है जो विश्व स्तर पर उत्पादन हो रहा है। जबकि कोको उत्पादन हाल ही में दक्षिणी भारत में प्रारंभ हुआ है। दक्षिणी भारत में इसका प्रारंभ हो चुका है, इसका उत्पादन का। भारत की प्रमुख पेय फसलों में जैसे आज अपन करेंगे चाय नंबर 1 पर, जिसको अपने एक पेय पदार्थ के रूप में, बागाती कृषि के रूप में, तो चाय एक सामान्य रूप में पेय पदार्थ है जो जनरलाइजेशन अपने पीते भी हैं। इसमें जो स्फूर्तिदायक जो पदार्थ होता है वो टेनिक अम्ल, जिसको थीन बोलते हैं, थीन या टेनिक अम्ल मिलता है। और यह जो पौधा है चाय का वो केमेलिया वनस्पति परिवार का सदाबहार पौधा है। केमेलिया वनस्पति का एक सदाबहार पौधा है, केमेलिया परिवार का एक सदाबहार पौधा है। और इनमें जो इनका उद्भव देखा जाए तो 16वीं शताब्दी में चीन के एक शहर था जिसका आज वर्तमान में यांगटीसी बोलते हैं। और इनको पहले जैसे चीन का जियांग प्रदेश जिसको यांगटीसी घाटी कहते हैं, यांगटीसी नदी है, उस घाटी से इनका उद्भव माना जाता है। वहां से पौधा भारत में लाया गया था। चीन की यांगटीसी या जियांग प्रदेश से पौधा ला करके भारत में लगाया गया था। तो इनका जन्म स्थान चीन है, चाय का जन्म स्थान चीन माना जाता है। और अपने 1800 लगभग 16वीं शताब्दी में और 1840 में जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा 1840 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा चीन से ला करके भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र जिसमें आसाम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, पूर्वोत्तर भारत, उत्तरी पूर्वी भारत में लगाया गया था। और वर्तमान में भारत चाय का एक बहुत बड़ा विश्व में अपना प्रथम निर्यातक और उत्पादक दृष्टि से, वैसे तो उत्पादन की दृष्टि से तो प्रथम है, लेकिन ये निर्यात की दृष्टि से दूसरा स्थान है। पहला स्थान श्रीलंका का है। चाय में निर्यात की दृष्टि से संसार में पहला स्थान श्रीलंका और दूसरा स्थान भारत का आता है। तो श्रीलंका के बाद अपन कह सकते हैं कि श्रीलंका के बाद भारत का द्वितीय स्थान है निर्यात की दृष्टि से। चाय के उत्पादन में बागाती कृषि के रूप में, पेय पदार्थ के रूप में चाय जिसको बोलते हैं अपने, भारत के विदेशी व्यापार में 15% का योगदान है। और विश्व का जो टोटल उत्पादन होता है चाय में, विश्व में चाय का उसका 30% भारत उत्पादित करता है। और इसके साथ साथ
भारत में लगभग 25 लाख लोगों को रोजगार इस बागायती कृषि के रूप में मिला हुआ है। चाय के रूप में नगदी फसलों के निर्यात की दृष्टि से ये नगदी फसलें आती हैं जो व्यापारिक खेती है, जिसको बागायती कृषि बोलते हैं। उनमें नगदी फसलें जैसे चाय है, कॉफी है, गन्ना है, अपने कपास है, इसको नगदी फसलें बोलते हैं। जो व्यापार की दृष्टि से व्यापारिक फसलें भी कह सकते हैं, नगदी फसलें भी कह सकते हैं बागायती कृषि के रूप में। तो इसको प्लांटेशन के नाम से जैसे अपने बोल सकते हैं, प्लांटेशन यानी बागायती कृषि इसको बोलते हैं। तो ये बागायती कृषि चाय की भारत में जो चाय है वो ज्यादातर रोपण विधि से, इसका चाय को पौध रोपण की विधि से लगाया जाता है। तो ये नगदी फसलों के निर्यात की दृष्टि से, नगदी फसलों के निर्यात की दृष्टि से चाय का भारत में प्रथम स्थान, नगदी फसलों के निर्यात की दृष्टि से चाय का भारत में प्रथम स्थान, पहला स्थान है। और निर्यात की दृष्टि से दूसरा, पहला श्रीलंका का है और दूसरा भारत का। विदेशों में भेजते हैं अपने विदेशों में चाय, वो तो दूसरा स्थान है, पहला स्थान श्रीलंका का है। चाय का उत्पादन, उपयोग एवं निर्यात तीनों पर, चाय का उत्पादन, उपयोग एवं निर्यात तीनों पर भारतीय मानसून जलवायु का भी प्रभाव पड़ता है। भारतीय जो मानसून जलवायु है उनका प्रभाव पड़ता है। भारत में चाय का जो फसल है, चाय की फसल है, वो रोपण द्वारा उत्पादित की जाती है। और सर्वप्रथम में जो स्थानीय निवासियों द्वारा, जो भारत में असम जो प्रथम स्थान है चाय के उत्पादन में, जिसको अपने बोलते हैं चाय उत्पादन में इसके अलावा थोड़ी बहुत दक्षिणी भारत में पहाड़ी ढालों पर चाय उगाई जाती है। तो पहला स्थान हो गया अपना ये जो पूर्वोत्तर भारत है वो चाय के उत्पादन में। चाय उत्पादक क्षेत्र, ये प्रथम स्थान है। रोपण विधि में, जिसमें पौध रोपण जिसको बोलते हैं हमने, और इस पौधे को सर्वप्रथम क्यारियां बना करके, जिसको अपने बोलते हैं कि मेड़बंदी का सिस्टम, और क्यारियों में इनको सबसे पहले पौध तैयार की जाती है। और उसके बाद में पौधों को, जिसको जो तैयार हो जाती है, उस पौध को अक्टूबर और नवंबर में बागानों में लगाया जाता है। तो इसीलिए इसको बागायती कृषि कहते हैं। छोटा पौधा इसका छोटा होता है, झाड़ीनुमा होता है, पत्तियां चुनी जाती हैं, पत्तियां तोड़ी जाती हैं, कई बार तोड़ी जाती हैं। एक बार पौधा लगा दिया, वो 3 साल के लिए चाय की पत्तियां उसकी काम में ले सकते हैं। तो पौध रोपण, पौध को अक्टूबर नवंबर में बागानों में लगाया जाता है, और फिर इसको अप्रैल तक पौधों से चाय की पत्तियां तैयार हो जाती हैं। अक्टूबर नवंबर में हो जाता है, तो उसी का अप्रैल तक वो चाय की पत्तियां तैयार हो जाती हैं। एक पौध 10 से 15 वर्ष तक चलता है। जो एक पौधा लगा दिया उसको 10 या 15 साल तक काम में ले सकते हैं। और एक वर्ष में 3 बार चाय की पत्तियां इनकी तोड़ी जाती हैं, चाय की पत्तियां प्राप्त की जाती हैं। तो एक साल में 3 बार और 10 से 15 वर्ष तक एक पौधा चाय की अपने उस पौध से उस बागायती कृषि से काम में ले सकते हैं। तो 10 से 15 वर्ष तक ये चलता रहता है। जो चाय की पत्तियां जो तैयार की जाती हैं वो साल में 3 बार तोड़ी जाती हैं। कुछ इसकी भौगोलिक दशाएं होती हैं। कोई भी फसल हो उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन अति आवश्यक होती हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर तापमान होता है। चाय का पौधा अधिकतम
उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है और इसलिए इसमें यह उच्च तापमान जिसको 24 डिग्री सेंटीग्रेड से अपने मान सकते हैं 30 डिग्री 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए अनुकूल रहता है। तापमान 24 डिग्री से 30 डिग्री। पाला एवं ठंडी जलवायु चाय के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। पाला एवं जो शीतलहर होती है और अपने बोल सकते हैं इसको ठंडी जो हवाएं होती है, ठंडी जलवायु, पाला एवं ठंडी जलवायु इसके लिए हानिकारक होती हैं और इनके द्वारा जो पाला और जो शीतकालीन जो ठंडी जलवायु होती है उनमें पत्तियां नष्ट हो जाती हैं। तो चाय की खेती के लिए पाला नहीं होना चाहिए, शीत ऋतु नहीं होनी चाहिए, ठंडी जलवायु नहीं होनी चाहिए। 24 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में 24, 25, 26, 27, 28 या 30 डिग्री से अधिकतम नहीं होना चाहिए, 24 से कम नहीं होना चाहिए। आदर्श स्थिति है ये। तो इसमें अपने कह सकते हैं कि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम 24 से 30 के बीच में। वर्षा उच्च तापमान के साथ साथ उच्च वर्षा भी चाय के लिए अति आवश्यक होती है, क्योंकि तापमान अधिक होगा तो वर्षा की भी आवश्यकता होगी। इसकी चाय के पौधे के लिए सबसे बड़ी विशेषता, जड़ों में पानी रुकना नहीं चाहिए, चलता रहना चाहिए। पानी पौधों के अंदर रुकना नहीं चाहिए, उसमें चलता रहना चाहिए। कहने का मतलब कि इसीलिए सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। पहाड़ी ढालों पर चाय का ये जो पूर्वोत्तर भारत में जो पहाड़ियां हैं, गारो खासी जयंतियां, ये जो पहाड़ियां हैं, अपने मेघालय, आसाम है, त्रिपुरा है, मेघालय, आसाम है, पश्चिम बंगाल, ये चाय की बेल्ट है टोटल। पश्चिमी बंगाल जिसमें दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग की सुगंधित चाय आती है। आसाम में चाय की खेती खूब होती है। तो ये पूर्वोत्तर जो भारत है इसमें पहाड़ियां भी है और सीढ़ीदार खेती की जाती है। सीढ़ीदार खेती का मतलब पानी जड़ों में रुकना नहीं चाहिए। हड्डियों की फास्फोरस, हड्डियों की जो खाद होती है जिसमें अपने फास्फोरस युक्त खाद बोलते हैं, वो इनके लिए उपयुक्त रहती है। तो कुछ कंडीशन होती है, ज्योग्राफिकल कंडीशन, उसमें तापमान हो गया, पाला नहीं होना चाहिए, ठंडी जलवायु इनके लिए हानिकारक होती है, उच्च तापमान की आवश्यकता है, वर्षा, तो उच्च तापमान के साथ साथ उच्च वर्षा भी जरूरी है। तो ये पूर्वोत्तर भारत में वर्षा, जहां पर मौसम राम सबसे अधिक वर्षा होती है भारत में, 1300 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वो इसी बेल्ट में आता है। तो इसलिए उच्च वर्षा की आवश्यकता भी पड़ती है। उच्च जल चाहिए, उच्च वर्षा तो चाहिए, लेकिन वर्षा जल एकत्रित नहीं होना चाहिए। ये बड़ी कंडीशन है इसमें, क्योंकि इसमें जो पानी है वो जड़ों में रुक जाता है। तो जड़ों में रुकने से ये चाय की जड़ इसकी है वो गलने लगती है। तो इसलिए जड़ों में यदि पानी रुक गया, जड़ों में पानी रुक गया तो चाय की वो जो पौधा है उसकी जड़ें गलने लग जाती हैं। इसलिए ढालू भूमि होनी चाहिए। पहाड़ी ढालों पर चाय की खेती की जाती है। कई बार क्वेश्चन आता है कि ढालू युक्त धरातल चाय की खेती के लिए क्यों आवश्यक है। तो पानी उसमें रुक गया तो जड़ें गल जाएंगी, जड़ें नष्ट हो जाएंगी, तो इसलिए ढालू भूमि की अति आवश्यकता होती है। ढालू युक्त क्षेत्र में खेती की जाती है और वर्षा जल जो प्रवाहित होकर के और इसका जो 150 से 250 सेंटीमीटर जो वर्षा होती है, 150 से 250, यानी अपन ने इसमें इसे चाय की खेती के लिए तापमान तो देखा 24 डिग्री से 30 डिग्री और वर्षा 150 मिलीमीटर से 150 सेंटीमीटर या मिलीमीटर से 250 मिलीमीटर तक होनी चाहिए। सेंटीमीटर का तो इसमें है ना। वर्षा 150 से 250 और तापमान 24 से अपने 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रकार से वर्षा का भी और अपने तापमान का भी अनुकूल इसमें आदर्श स्थिति मानी जाती है। 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए। तो ये पूर्वोत्तर भारत में आदर्श स्थिति पाई जाती है। इसलिए ये
अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चाय का उत्पादन किया जाता है। चाय के लिए सबसे बड़ी विशेषता एक जो है वो सबसे जो लाभदायक चाय के लिए वो जो प्रातःकालीन जो कोहरा होता है, प्रातःकालीन सुबह का जो कोहरा होता है, फोग जिसको बोलते हैं, वो जो मॉर्निंग फोग बोलते हैं अपने, मॉर्निंग फोग यानी प्रातःकालीन है कोहरा, इसके लिए बड़ा लाभदायक होता है क्योंकि वो बूंदे फिर धूप निकलना, तो प्रातःकालीन कोहरा इसकी फसल के लिए, मॉर्निंग फॉग इसके फसल के लिए लाभदायक होता है। इसके बाद में आती है मृदा या भूमि या धरातल उच्चावच। तो भूमि ढालू युक्त होना चाहिए। भूमि पहाड़ों पर जो ढालू होती है सीढ़ीनुमा, तो अन्य फसलों के समान चाय के लिए भी जो समतल भूमि की तो आवश्यकता नहीं रहती है। जो अन्य फसलों के लिए जैसे चाय है, अपने मैदानी क्षेत्रों में जो खेती करते हैं उसके लिए तो समतल भूमि की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन चाय के लिए ढालू युक्त भूमि होनी आवश्यक है। समतल भूमि जो वर्षा का जल है वो रुक जाता है, इसलिए इसके चाय के पौधों की जड़ें गलने लगती हैं और इसी कारण चाय का उत्पादन पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्रों में और विशेष करके 600 से 1800 मीटर की जो ऊंचाई होती है उस ऊंचाई पर ढाल युक्त क्षेत्र में ये पौधा लगाया जाता है। और ढाल के साथ साथ उपजाऊ मिट्टी का होना भी अति आवश्यक है। वर्तमान जो रासायनिक खाद का उपयोग वर्तमान में अधिक होने लगा है। 600 से 1800 मीटर की ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं उनमें ये पौधा लगाया जाता है। और वर्तमान में रासायनिक खाद, उपजाऊ मिट्टी तो होनी चाहिए। और वर्तमान में इनमें क्या है कि वो रासायनिक खादों का उपयोग ज्यादा होने लगा है वर्तमान में। एक इनमें मानवीय श्रम ये अति आवश्यक है। मानवीय श्रम का मतलब मानव का जो पत्तियां चुनने के लिए इनमें बहुत आवश्यकता पड़ती है मानवीय श्रम की, तो मानवीय श्रम अति आवश्यक है। अब मानवीय श्रम भी कई प्रकार का होता है, जैसे कई बार इनमें पत्तियां साल में, जैसे 3 बार एक पौधा, साल में 3 बार पत्तियां तोड़ी जाती हैं, तो मानवीय श्रम चाय के पौधों में वर्ष में जो 3 बार पत्तियां चुनी जाती हैं उनमें जो कच्ची पत्तियों को तोड़ करके पकी हुई पत्तियां काट छाट तोड़ी जाती हैं। कच्ची पत्तियां होती हैं उनको तो छोड़ करके और पकी हुई पत्तियों को तोड़ने के लिए मानवीय श्रम की बड़ी आवश्यकता होती है, जो साल में 3 बार तोड़ी जाती हैं। और सस्ते एवं कुशल श्रमिक, सस्ते एवं में कोई भी फसल हो उसमें सस्ते एवं कुशल काम करने वाले श्रमिकों की अधिक आवश्यकता रहती है। चाय की जो प्रमुख व्यापारिक किस्में होती हैं, जैसे चाय की अगर यदि देखा जाए तो व्यापारिक किस्में जिसको अपने बोलते हैं व्यापार की दृष्टि से, तो 5 प्रकार की व्यापारिक किस्में होती हैं। चाय की 5 प्रकार की व्यापारिक किस्में होती हैं, अब जिनमें अपने चाय की खेती का उपयोग करते हैं। और 5 प्रकार की व्यापारिक कृषि के अंतर्गत जैसे 5 प्रकार की व्यापारिक खेती होती है चाय की कृषि के लिए। और इसमें 5 प्रमुख व्यापारिक किस्मों में जैसे काली चाय, ये काली चाय ब्लैक टी बोलते हैं, ये भारत और श्रीलंका में जो चाय होती है वो काली चाय होती है। इनमें दूसरी हरी चाय जिसको सेंचा बोलते हैं, हरी चाय ये चीन में होती है। हरी चाय ग्रीन टी बोलते हैं इसको, ग्रीन टी सेंचा, चाइनीज भाषा में सेंचा कहा जाता है। तो काली चाय होती है श्रीलंका और भारत में, ये ग्रीन टी जिसको हरी चाय बोलते हैं। व्यापारिक दृष्टि से 5 किस्में होती हैं। ग्रीन टी है वो सेंचा या चीन का है ये। और एक होती है अपने ब्रिक टी जिसको बोलते हैं अपने गट्टी चाय, ये अपने जैसे डंठल होता है एक प्रकार का, डंठल गट्टी चाय, ये जो है ना जिसको बोलते हैं ब्रिक चाय, डंठल से बनती है ये। और एक होती है उलंग चाय, काली व हरी को मिलाकर के जो अपने उलंग चाय बनाते हैं, जो अपने ब्राजील और उरुग्वे, ब्राजील दक्षिणी अमेरिका के देश हैं ब्राजील और उरुग्वे उसको पैराग्वे चाय बोलते हैं।
पैराग्वे। पैराग्वे चाय ये ब्राजील और उरुग्वे या पैराग्वे ब्राजील देश के पास में पड़ोसी देश है। तो अगली किस्म ये लास्ट है वो अपने पैराग्वे चाय के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार से व्यापारिक दृष्टि से काली, हरी और गट्टी और उलुंग और अपने पैराग्वे, ये इस प्रकार से चाय का जो पौधा है 9 से 12 मीटर तक बढ़ सकता है, लेकिन 1.5 से जो 1.2 से 1.5 मीटर तक ही रखते हैं। मतलब 1.2 से 1.5 मीटर तक ही पौधे को रखते हैं। वैसे बढ़ तो जाता है ये 12 मीटर तक, लेकिन इसको कटाई होती रहती है, छंगाई होती रहती है। तो भारत में चाय उत्पादन के क्षेत्र को यदि देखा जाए तो ये 2 भागों में विभाजित किया गया है। 2 भागों में विभाजित किया गया है क्षेत्र की दृष्टि से। एक तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र जिसको बोलते हैं असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, ये पहला क्षेत्र हो गया। और दूसरा उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। और तीसरा यदि देखा जाए तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। तीसरा देखा जाए तो दक्षिण क्षेत्र है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। भारत को चाय के उत्पादन की दृष्टि से उत्तरी पूर्वी और उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी को 2 क्षेत्रों में बांट दिया, उत्तरी पूर्वी और उत्तरी पश्चिमी। और एक जो दक्षिणी भारत में चाय होती है उसको दक्षिण क्षेत्र तमिलनाडु और केरल। जैसे अगर राज्यों की दृष्टि से देखा जाए तो असोम, राज्यों की दृष्टि से देखा जाए तो आजकल इसका नाम असोम हो गया। असोम यानी आसाम का नाम असोम हो गया है, नया नाम। तो चाय उत्पादन की दृष्टि से राज्य में असोम जो अपने चाय का टोटल उत्पादन का 52% क्षेत्र रख करके भारत की कुल उत्पादित चाय का 54%, यानी उत्पादन का तो 52%, उत्पादन का 52% और कुल जो चाय होती है, कुल उत्पादित चाय का 54%, है ना। कुल जो उत्पादित चाय होती है उसका तो 54% और टोटल जो उत्पादन है उसका 52%। यानी ब्रह्मपुत्र और यमुना जो नदी है, ब्रह्मपुत्र जिसकी सुरमा घाटी बोलते हैं अपने, सुरमा घाटी, ब्रह्मपुत्र और सुरमा नदी घाटी क्षेत्र में मुख्य जो इसका उत्पादन होता है, जिसको अपने बोलते हैं चाय का जो मुख्य क्षेत्र है वो शिवसागर, कछार, लखीमपुर, शिवसागर, कछार, लखीमपुर, दर्रांग और नौगांव, नौगांव आसाम के बोल रहा हूं मैं, सिलचर, सिलचर यानी सुरमा घाटी जिसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदी जो अपने सुरमा घाटी कह सकते हैं। सिलचर में चाय का प्रमुख जो उत्पादक जिले है। इसके बाद में आता है पश्चिम बंगाल, जो भारत में उत्पादित चाय का 22% भाग है वो उत्पादित करता है। 22% के साथ में भारत में इसका उत्पादन होता है। और जिसको पश्चिम बंगाल में यदि देखा जाए तो 22% के साथ उत्पादित करके राज्य का दूसरा प्रमुख पश्चिम बंगाल राज्य बन गया। और दार्जिलिंग यहाँ का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है जो 1800 मीटर की ऊंचाई पर चाय का उत्पादन करता है। 1800 मीटर की ऊंचाई पर चाय का, जिसमें कूच बिहार, पश्चिम बंगाल में दूसरा, पहला दार्जिलिंग आ गया और दूसरा जो मुख्य क्षेत्र है वो कूच बिहार जिसको बोलते हैं, कूच बिहार जिले में चाय का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसके बाद में तमिलनाडु यदि देखा जाए तो तीसरे स्थान पर यदि चाय के उत्पादन में तमिलनाडु, तो चाय का उत्पादन तमिलनाडु में जो नीलगिरी, तमिलनाडु में जो नीलगिरी और अन्नामलाई, नीलगिरी और अन्नामलाई की जो पहाड़ियां हैं, दक्षिण भारत की जो दोदा बेटी अपने नाम आता है कई बार कि दोदा बेटा जो दक्षिण भारत में है, अन्नामलाई और नीलगिरी में, नीलगिरी पहाड़ियों में चाय का उत्पादन किया जाता है। भौगोलिक दशाओं को यदि देखा जाए तो यहां पर अनुकूल कुछ परिस्थितियां हैं, इसलिए दक्षिणी भारत में चाय का उत्पादन होता है और यहां की चाय यूरोपीय देशों में निर्यात की जाती है। सबसे बड़ी विशेषता जो दक्षिणी भारत में जो चाय होती है
दक्षिणी भारत में चाय का जो उत्पादन होता है नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों में, वो यूरोपीय देशों में निर्यात कर दी जाती है। नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र के अलावा मदुरई, कन्याकुमारी, कोयम्बटूर, ये मदुरई, कन्याकुमारी, कोयम्बटूर जो ये बेल्ट है, इसके आसपास जो अपने कोयम्बटूर है, तिरुनेलवेली है, यहां पर चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। और इसके बाद में आता है केरल, जिसमें अपने त्रिवेंद्रम, तिरुचूर जिले हैं ये, पालघाट, कोझिकोड केरल में, जैसे कोझिकोड जिसमें अपने जिसको बोल सकते हैं कि कालीकट, पुराना नाम है कोझिकोड का कालीकट, कन्नौर और अपने मालाबार तक, और अपने पालघाट जिसको बोलते हैं पालघाट, ये सारे प्रमुख जिले केरल में हैं। इस प्रकार से चाय अगर देखा जाए तो इसका पड़ोसी जैसे कर्नाटक, दक्षिण भारत में कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है, यही जिले। कर्नाटक के कुर्ग, शिमोगा और मैसूर जिलों में, और अपने हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिला है, अपने यहां पर चाय की खेती की जाती है। मंडी है, और उत्तराखंड का देहरादून। तो भारत में जो चाय उत्पादन होती है, वैसे अगर देखा जाए तो कुछ विभिन्न कृषि के विभिन्न जो स्थानीय नाम हैं जो कृषियों के, तो ये अपने जो बोलते हैं बागवानी, वो हॉर्टिकल्चर में आती है। बागवानी खेती है वो हॉर्टिकल्चर बोलते हैं इसको, हॉर्टिकल्चर। जैसे अलग अलग वैज्ञानिक नाम होते हैं अपने, जैसे मधुमक्खी का पालन होता है वो एपीकल्चर होता है। तो ये जो बागवानी खेती है उसको वैज्ञानिक नाम दिया गया है हॉर्टिकल्चर। तो ये चीजें जो कॉफी है, कौवा है, तंबाकू है, चाय है, ये सारी जो बागाती खेती है वो हॉर्टिकल्चर में जाती है। तो इस प्रकार से कुछ अपन ने भारत में चाय का उत्पादन एवं वितरण और चाय की आवश्यक जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उनका अध्ययन किया। अगले पार्ट 2 में अपने जारी रखेंगे कि अगली जो बागाती खेती है जिसमें कॉफी या कौवा या कोको जिसको बोलते हैं, और तंबाकू, ये भारत में जो अभी चल रही है व्यापारिक कृषि या बागाती प्लांटेशन अपने बोलते हैं, वो खेती चल रही है। धन्यवाद।